देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभावित मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। अभी से थोड़ी देर पहले यानी कि लगभग 11:30 बजे ये बैठक बुलाई गई थी पीएम आवास पर, और पीएम आवास पर तमाम संभावित मंत्री पहुंचे। प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा हुई और अब ये मुलाकात खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभावित मंत्रियों के साथ चाय पार्टी आयोजित की गई और फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और अब शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और इस दौरान नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होना है और इस लिस्ट में जिन नामों की चर्चा है इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां से राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी, अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद और बीएल वर्मा का नाम आगे है। इसके साथ ही बिहार से इस वक्त 5 नाम चर्चा में हैं। ललन सिंह, चिराग पासवान, नित्यानंद राय, जतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ गए हैं। अंकित, बैठक खत्म हो गई, जो चाय पार्टी बुलाई गई थी संभावित मंत्रियों के साथ वो खत्म हो गई है और अब आगे ओथ सेरेमनी की जो तैयारी है वो की जाएगी। 7:15 पर ये कार्यक्रम समारोह जो है वो शुरू होना है। क्या अभी जानकारी मिल रही है? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो एनडीए दल है उसके जो घटक थे उसके साथ साथ जो अब मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा यानी कि मोदी कैबिनेट का गठन होगा, उसको लेके एक अहम बैठक बुलाई गई थी। 11 बजे के आसपास बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में तमाम उन नेताओं को बुलाया गया था, तमाम उन सांसदों को बुलाया गया था जो मोदी कैबिनेट में इस बार मंत्री बनने की संभावना जिनकी जताई जा रही थी। तो इसमें कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन किया गया। जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी जाएगी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने का काम करेगा। ऐसे में अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अर्जुन राम मेघवाल, उनके साथ में अगर हम बात करें अमित शाह, जेपी नड्डा और जो तमाम एनडीए के जो प्रत्याशी उम्मीदवार बनाए गए थे उनको कहीं ना कहीं जीतने के बाद उनको मोदी कैबिनेट में कैसे प्राथमिकता के साथ स्थान देना, उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, उस पर चिंतन और मंथन किया गया। शाम को 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3.0 यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो नजारा जो शाम का होगा भव्य, ऐतिहासिक, अलौकिक नजारा होगा, जिसमें 7 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया है और वो उनकी उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो होगा वो काफी अकल्पनीय होगा। बिल्कुल अंकित, बैठक की हम बात करें तो कितनी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है और क्या कुछ जानकारी मिल रही है बैठक से जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम बता रहे हैं कि जो बैठक का आयोजन किया गया था इसमें यही था कि जो नवनिर्वाचित सांसद हैं यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या फिर जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है उसके साथ जो जुड़े हुए नवनिर्वाचित सांसद है उन सभी को बुलाया गया और सबको कहीं ना कहीं आगामी समय में किस तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। ऐसे में अगर हम एनडीए की बात करें तो इसमें जो अनुप्रिया पटेल है यूपी की, उनको बुलाया गया था, बड़ी नेता मानी जाती है। उनके साथ साथ अगर हम बात करें जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनको बुलाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान को बुलाया गया, जीतन राम मांझी को बुलाया गया और इन सबको किस तरीके से आगे आने वाले समय काम करना है। लगातार बैठक सुबह 11:15 से बुलाई गई थी। उसके बाद ये बैठक अभी बस थोड़ी सी पहले खत्म हुई है। जो नेताओं को बुलाया गया था, जिन सांसदों को बुलाया गया था, वो एक एक करके निकलना शुरू हो गए। बिल्कुल अंकित, एक और जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे इस ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे, ये कंफर्म माना जा रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल आरोप लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार की तरफ से जब नई मोदी कैबिनेट का गठन होने जा रहा है, शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उससे पहले हम लोगों को इन्विटेशन नहीं दिया गया, तो उस पर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व यानी कि एनडीए की तरफ से जब निमंत्रण पत्र विपक्ष को इंडिया गठबंधन को जाना शुरू हुआ, उसके बाद
कहीं ना कहीं जो स्थिति बरकरार बनी हुई थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई। उसके बाद जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को यानी कि बीजेपी को घेरने का काम कर रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अब विराम लग गया है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से लगातार विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके पास निमंत्रण भेजना शुरू हुआ, उसके बाद इस कार्यक्रम, इस सेरेमनी में वो लोग आते हैं या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और इस वक्त न्यूज रूम से बिहार संपादक अशोक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, नाम कौन से होने वाले हैं मोदी कैबिनेट में, ये अब धीरे धीरे क्लियर हो चुका है, फिलहाल थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन कुछ ऐसे नाम इस बार सामने आ रहे हैं जिन्हें दूसरी बार जिम्मेदारी दी जा रही है, तो कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें तीसरी बार मंत्री बनाया जा रहा है, तो जिम्मेदारी बड़ी है और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नाम कौन कौन से हैं। वो देखिए, नाम अधिकांश रस्मी आ चुके हैं और हमने अपने दर्शकों को बता भी दिया है और टीवी स्क्रीन पर वो दिखा भी रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार के जो मंत्रियों की जो सूची है उसमें अभी तक कन्फर्म में बीजेपी से सिर्फ गिरिराज सिंह का नाम आया है, जबकि जदयू से 2 ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर का नाम आया है, फिर जीतन राम मांझी हैं और चिराग पासवान का नाम आया है। लेकिन अब हम जानकारी दे दें कि जो सूचना आ रही है कि प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक हो रही थी वो बैठक समाप्त हो गई है और एक एक करके जो संभावित मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुके हैं। लेकिन ऐसी भी सूचना आ रही है कि हो सकता है कि इस बार जेपी नड्डा को भी मंत्री पद दिया जाए और संगठन में भारी फेरबदल की भी संभावना है। प्रधानमंत्री ने जो नव मनोनीत जो मंत्री हैं, जो बनने वाले हैं, उनको टिप्स भी दिए हैं कि सरकार में क्या करना है, सरकार की क्या एजेंडा है, 100 दिन में क्या काम करने हैं और 5 वर्षों में क्या काम करना है। जिनको जो दायित्व मिलेगा उसके लिए उनको क्या क्या करना है, ये टिप्स भी प्रधानमंत्री ने दिया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने कैबिनेट के सदस्यों को यह संकेत और संदेश दे दिया है कि आज से ही आपको लग जाना है, यानी कि अपने मिशन में लग जाना है। दूसरी बात यह है कि हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। वैसी परिस्थिति में कैबिनेट में वैसे चेहरे को शामिल किया जा रहा है जिसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखे, यानी कि वोट के रूप में भी, और अगर उन्हें मंत्रालय मिलता है तो उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर होना चाहिए। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस बार बहुत ही सोच समझ करके, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उनकी टीम बीजेपी कोटे से जो मंत्री बना रहे हैं उनको, या फिर घटक दलों से जो मंत्री पद दिया जा रहा है उनको, एक बात की हर समय कोशिश है कि जो मंत्री हैं, जो जिन्हें बड़े विभाग दिए जाए, उनको उनकी वरिष्ठता का ख्याल रखा जाए, यानी कि वो उनके अनुभव का लाभ उस मंत्रालय को मिल जाए। जो नए नए मंत्री में शामिल हो गए उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, लेकिन उनके पास ऐसा विभाग रहे ताकि उनको काम करने में आसानी हो। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं ये फैसला जरूर लिया है कि कहीं न कहीं जो जातीय समीकरण हो वो तो हो ही, मंत्रियों की वरिष्ठता का भी ख्याल रखा जाए, और सबसे बड़ी बात ये हो कि कई वर्ग अछूता न रहे और जो डेवलपमेंट का काम हो वो तेज गति से हो। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि बिहार से जिस 2 नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अशोक जी, उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का नाम है। एक तरफ चिराग पासवान है, युवा चेहरा है, और इस बार 5 की 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत हासिल की, और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं जो गया से चुने गए हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का मंत्री बनना ये एक संदेश भी है जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो। देखिए, जीतन राम मांझी दलितों का एक बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अनुभव भी है। वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं नीतीश कैबिनेट में, और उसके पहले कांग्रेस कैबिनेट में, आरजेडी कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं। तो जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा है और गया सुरक्षित सीट से वो जीते भी हैं। मध्य बिहार में हालांकि एनडीए गठबंधन का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा है, लेकिन पहले फेज में ही जीतन राम मांझी ने सफलता हासिल की है। तो जीतन राम मांझी को मंत्री पद बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ है कि चिराग पासवान की जो उपलब्धि रही है वो 100% रही, यानी कि 5 उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया था और 5 के 5 उम्मीदवार उनके जीत चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान को मंत्री पद मिलना तय है, और उनके पिता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लंबे अरसे तक मंत्री रहे हैं। तो चिराग पासवान को भी राजनीतिक अनुभव है और लगातार दूसरी बार वो सांसद बने हैं। तो एक तरह से कहिए कि चिराग पासवान के लिए भी एक बेहतर अवसर आप कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जातीय
समीकरण के साथ साथ वोट को किस तरह से एकजुट रखना है, तो उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और यही वजह है कि अति पिछड़ी जाति हो या दलित वर्ग से आने वाले नेता हो, उनको पूरी तरह से तवज्जो दी जा रही है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी जो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन मंत्री इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार न हो। फिलहाल जो कोटा तय किया गया है उसके मुताबिक अभी वैसे चेहरों को शामिल किया गया। चूंकि बिहार में कई मंत्री चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो नए चेहरे हैं उनको शामिल किया जा रहा है। और हमको लगता है कि कुछ दिनों के बाद हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन फिलहाल अभी जो नाम आ रहे हैं उसमें ये पूरी तरह से देखा जा रहा है कि जातीय समीकरण का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल अशोक जी, इसके साथ विपक्ष की अगर हम चर्चा करें तो न्योता दिया गया है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है कि वो ओथ सेरेमनी में जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि मल्लिकार्जुन ने कंफर्म किया है ताकि आगे जो विपक्ष के नेता शामिल होना चाहते हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाए? बिल्कुल, देखिए विपक्षी दलों की हैसियत बढ़ी है, कांग्रेस की हैसियत बढ़ी है, तो स्वाभाविक है इसमें कि अब कांग्रेस भी चाहेगी कि वो ऐसा रास्ता अपनाना ताकि उस पर यह तोहमत न लगे कि वो सरकार के खिलाफ हर समय है। तो आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है, लगातार तीसरी दफे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो आप ये समझिए कि कहीं न कहीं ये ख्याल जरूर रखा जा रहा है कि विपक्ष की जो एक भूमिका है, रचनात्मक भूमिका, उसका निर्वहन विपक्ष करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि वो आज के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के साथ ही संभावित मंत्री भी आज शपथ लेंगे। और इससे पहले नरेंद्र मोदी बापू के समाधि स्थल राजघाट भी पहुंचे, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से बापू को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्हें याद किया गया। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल भी पहुंचे, वहां भी उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। और इसके बाद वार मेमोरियल पहुंचे, जहां शहीदों को नमन किया। तो आज का दिन बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। शाम 7:15 पर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कौन कौन से संभावित मंत्री भी नरेंद्र मोदी के साथ शपथ लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।